हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था नामक चैप्टर में इसके पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए। ठीक है, आप लोग उसका अध्ययन भी किए होंगे अच्छे से। अगले टॉपिक में हम आते हैं समन्वय संख्या। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, समन्वय संख्या के लिए हम एक यहाँ पर यूनिट सेल लिए हैं। यूनिट सेल का मतलब है घनीय एकक कोष्ठिका। अब यूनिट सेल में जो आयनिक अणु होते हैं वह फलकों पर, कोनों पर स्थित होते हैं। इसके पहले बताया गया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो समन्वय संख्या को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, यूनिट सेल के किसी एटम को, यानी कोई किसी आयनिक अणु को जितने आयनिक अणु स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम आयनिक अणु बना ले रहे हैं, इस पर स्थित होगा, यानी प्रत्येक कोनों पर तो स्थित होगा, ये आप लोगों को पता ही है। हम प्रत्येक कोनों पर आयनिक अणु बना ले रहे हैं, ठीक है। आपका प्रत्येक कोनों पर आयनिक अणु स्थित हो गया। तो यह आपका क्या बना था? एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल बना था ना। यह आपका सभी क्या है? ठोस गोला है, यानी एटम कह सकते हैं। तो किसी यूनिट सेल के एटम को, यूनिट सेल के किसी एक एटम को जितने अन्य एटम या जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, ठीक है। और समन्वय संख्या के लिए एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर भिन्न भिन्न होती है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो परिभाषा हमने इसका लिख दिया है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। एकक कोष्ठिका के आयनिक अणु, यह आपका एकक कोष्ठिका है, यह सभी आयनिक अणु हैं। तो एकक कोष्ठिका के आयनिक अणु को जितने अणु स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। या यह कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका के किसी एक गोले को जितने भी अन्य गोले स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। एक परिभाषा और लिखा गया है अर्थात में, किसी यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोष्ठिका। तो किसी यूनिट सेल के एटम को जितने एटम स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजी संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके पहले बताया गया, देखिए, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। यहाँ पर लिखा जा रहा है एससीसी किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दे रहे हैं, COORDINATION, कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले आप लोग एससीसी के लिए जान लीजिए, बीसीसी के जान लीजिए और एफसीसी के लिए जान लीजिए क्या होता है। एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तो आप लोगों को इन सब की समन्वय संख्या के बारे में बताया गया कि सबके लिए समन्वय संख्या कितनी होती है, यह आप लोग याद रखेंगे। और परिभाषा तो आप लोग यदि फिगर बनाएंगे तो उसी से ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे होता है, कैसे परिभाषा बनती है, इसके बारे में एक ट्रिक जान लीजिए। आप लोगों को इसके पहले क्लास 11th में बताया गया होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यह फार्मूला अगर आप लोगों को आ रहा है तो परिभाषा सिंपल से बना सकते हैं। देखिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व यानी कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में। एकक कोष्ठिका का घनत्व, देखिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे कंप्लीट होगा, इसका फार्मूला। तो फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसके लिए? पहले लिख लेते हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। यदि इंग्लिश में अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी? यदि जो आयतन है यूनिट सेल का उसको क्या कर दिया जाए? एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है? एक। तो क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका में एकांक आयतन में उपस्थित एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान एकक कोष्ठिका का घनत्व कहलाता है, राइट। या एक परिभाषा और बना सकते हैं कि एकक कोष्ठिका का घनत्व क्या है? एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान तथा एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को एकक कोष्ठिका का घनत्व कहते, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं।
तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को ही एकक कोष्ठिका का घनत्व कहते हैं। यह आपकी परिभाषा फर्स्ट होती है। दूसरे में क्या कह सकते हैं, किसी यूनिट सेल के एकांक आयतन यानी बटे वाला मान क्या हो जाए, एकांक आयतन में उपस्थित कण के द्रव्यमान को ही एकक कोष्ठिका का घनत्व कहते हैं। अब एकक कोष्ठिका के घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यह आपका परिभाषा हुआ है। अब फार्मूला के बारे में जान लेते हैं आगे। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, एकक कोष्ठिका के घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, अभी बताया गया आप लोगों को। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान, अब देखिए यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। यूनिट सेल के अणुओं की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान। यूनिट सेल आपका होता है घनीय यूनिट सेल होता है एकक कोष्ठिका। अब इसका द्रव्यमान कैसे पता होगा, यदि हमको कणों की संख्या पता हो, कितने कण हैं और उसमें से एक कण का द्रव्यमान पता हो, तो हम पूरे यूनिट सेल का द्रव्यमान पता कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि यूनिट सेल के अणुओं की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान और बटे में है यूनिट सेल का आयतन, वैसे ही रहेगा यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रो यूनिट सेल के अणुओं की संख्या को Z से डिनोट करते हैं इनटू एक कण का द्रव्यमान। अब एक कण का द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, लिखेंगे एक कण का द्रव्यमान बराबर, जब एक कण का द्रव्यमान पता करना हो तो उसके लिए आपका फार्मूला बनेगा द्रव्यमान बटे कण का मोलर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, और मोलर द्रव्यमान को N सफिक्स में A, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। यह क्लास 11th में पढ़ाया गया है। तो कण का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेशन होगा, किसी एक कण का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान को M से और बटे मोलर द्रव्यमान यानी Na को, मोलर द्रव्यमान को Na से, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं एक कण का द्रव्यमान का मान आया आपका M बटे कैपिटल में N सफिक्स में A, और डिवाइड में एक चीज और है क्या, यूनिट सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का आयतन क्या होता है, अब यूनिट सेल कैसा होता है, घनीय होता है, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। और भुजा को किससे डिनोट किया गया था, इसके पहले भुजा को स्मॉल a से डिनोट किया गया था, और घन का आयतन भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिट सेल का आयतन में बटे में क्या, a का, जो कि आपका एक फार्मूला रेडी होता है कि रो इक्वल टू ZM अपान A क्यूब इंटू NA, जहाँ NA क्या है, मोलर द्रव्यमान है, और मोलर द्रव्यमान NA की वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻²3, इतना मान होता है, ठीक है ना। तो यह आप लोग इतना नोट कर के रखेंगे, इसका उपयोग आगे आंकिक प्रश्न में किया जाएगा, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है त्रिज्या अनुपात का नियम। अब त्रिज्या अनुपात का नियम है क्या, इसको भी एक ट्रिक वाइज समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, आपका यह एक आयनिक ठोस है, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसके लिए, आयनिक ठोस में धनायनों की त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, R से। तो आयनिक ठोस में धनायनों की त्रिज्या तथा ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा कंप्लीट हुई कि नहीं। त्रिज्या धनायन की त्रिज्या है, यह ऋणायन की त्रिज्या है, यही अनुपात आपका त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, आयनिक ठोस में धनायनों की त्रिज्या R+ तथा ऋणायनों की त्रिज्या R- के अनुपात को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। यह धनायनों के कोऑर्डिनेशन नंबर को निर्धारित करता है। त्रिज्या अनुपात बराबर फार्मूला बताया गया अभी, धनायन की त्रिज्या R+, ऋणायन की त्रिज्या R-। इसी से आपका यह परिभाषा कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, जो भी और नेक्स्ट टॉपिक होगी बताया जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है।